पूरी तरह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब नाटो देश पोलैंड पर मिसाइल गिरने से हुई 2 लोगों की मौत ने नाटो देश और रूस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि रूस ने इस अटैक से इनकार किया है और स्वदेश आवर में इसी पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मंगलवार को एक बार फिर रूस की ओर से यूक्रेन के कीव, लीव, खार्किव, पोल्टावा और ओदेसा समेत कई शहरों पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी गईं। इस दौरान कुछ मिसाइलें नाटो देश पोलैंड में भी गिरने का दावा किया गया और यह सब ऐसे वक्त पर हुआ जब इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन में तमाम बड़े देशों के बड़े नेता एक साथ एक मंच पर मौजूद थे और चर्चा ये हो रही थी कि ये जो युद्ध है इसको रुकना चाहिए, इस पर विराम लगना चाहिए। लेकिन पोलैंड पर हुए इस अटैक के बाद रूस अब नाटो देशों की आंखों में भी खटकने लगा है। G20 सम्मेलन के दौरान भी सभी राष्ट्राध्यक्षों ने इस जंग और पोलैंड पर हुए इस अटैक की निंदा की। तो अब पोलैंड पर हुए हमले के बाद 2 देशों के बीच छिड़ी ये जंग अब सभी नाटो देशों को इसमें कूदने पर मजबूर कर देगी और अगर ऐसा होता है तो इस महातबाही का परिणाम पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है। आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे स्वदेश आवर में और इस मुद्दे पर हम खास चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे संवाददाता श्रृंजॉय चौधरी का हम रुख करते हैं। श्रृंजॉय, पोलैंड पर रशिया के मिसाइल गिरने की खबरों के बाद अब आगे की जो विश्व की राजनीति है, वैश्विक राजनीति है, वो किस तरह से नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये रशियन मिसाइल था नहीं, ये यूक्रेनियन मिसाइल था। शुरू में लगा था, पोलैंड सोचा ये रशियन मिसाइल है और रशियन एम्बेसडर को भी बुलाए थे कंप्लेंट करने के लिए, लेकिन बाद में पता चला ये रशियन मिसाइल है नहीं। ये बाइडेन साहब भी कहे हैं, जो हुआ था, रशिया बहुत सारे मिसाइल अटैक किए यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन ये एंटी मिसाइल लॉन्च किए थे, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च किए थे रशियन मिसाइल के खिलाफ। वो मिसाइल कांटेक्ट नहीं हुआ और गलती से गिर गया पोलैंड में, उससे 2 आदमी का मौत भी हो गया। लेकिन ये मिसाइल जो गिरा पोलैंड में वो यूक्रेनियन मिसाइल था। लेकिन यदि ये रशियन मिसाइल होता तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाता, क्योंकि यूक्रेन से मिसाइल एक बात है, रशियन मिसाइल अलग बात है। पोलैंड नेटो देश है और जितने नेटो देश है वो पोलैंड को सपोर्ट करते हैं और नेटो देश में है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तीनों ही न्यूक्लियर पावर है। सो ये मानने पड़ेगा, ये बहुत ही लकी सिचुएशन है, क्योंकि ये रशियन मिसाइल नहीं था, ये यूक्रेनियन मिसाइल था। बहुत ही ट्रेजिक है, 2 आदमी मर गए, लेकिन ये रशियन मिसाइल होता तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाता। बिल्कुल, अगर ये रशियन मिसाइल होता और जिस तरह से हमारे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी बता रहे थे कि एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती थी और जाहिर सी बात है कि इस पूरी घटना ने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ सामरिक महत्व पर नजर रखने वाले मारूफ रजा साहब जुड़ चुके हैं। मारूफ रजा साहब, जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसा श्रृंजॉय ने भी बताया कि ये रशियन मिसाइल नहीं थी, ये यूक्रेनियन मिसाइल थी और ये दोनों बातें जब सामने आती हैं तो तस्वीर बिल्कुल बदल सी जाती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त एक छोटी सी भी घटना या मिस इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की जो तनाव को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है या एक तरह की बात हो रही है कि किसी भी तरह से एक प्रेशर बनाया जाए इन मुल्कों पर, उसमें एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है? इस पूरे घटनाक्रम को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जब लड़ाई का माहौल होता है और इतने दिनों से ये बात ना आगे बढ़ रही है ना खत्म हो रही है, तो बहुत से किस्म के अफवाहें लोग फैलाते हैं और अब कुछ लोगों का शायद मकसद ये था कि ये अफवाहें फैलाएं कि रशिया ने अब पोलैंड पे अटैक कर दिया। लेकिन रशिया जो भी कर रहा है, हालांकि सही नहीं कर रहा है, उसको
यूक्रेन पर हमला नहीं करना चाहिए था। और ये बात हमारी सरकार ने भी बोला है कि बातचीत से निपटानी थी, लेकिन बहुत सी चीजें हमारे नजर में नहीं आती हैं, क्योंकि ज्यादातर जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं वो जो अमेरिका और यूरोप में मीडिया एजेंसीज हैं उनके थ्रू मिल रही हैं। और उन सब का लक्ष्य है कि किसी तरह ये दिखाते रहो कि वो एक सही लड़ाई लड़ रहे हैं और रशिया जो है गलत लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि इनके अंग्रेजों के अंदर ये है कहावत जस्ट वॉर की। रशिया बेवकूफ नहीं है, उसे पता है। पुतिन ने कई बार ये कहा है कि मैं जो यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा हूं इसीलिए कर रहा हूं कि कल अगर यूक्रेन में नेटो के फोर्सेस आ जाएं और तब हमारे ऊपर यूक्रेन के साथ हमारी लड़ाई हो, तो हम तो फिर नेटो के साथ लड़ पड़ेंगे। और वो लड़ाई वो लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो फिर उसे बहुत से इलाकों में ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जब रशिया ने यह हमला किया था फरवरी में यूक्रेन पे, तो यूक्रेन के आसपास जो देश थे, पोलैंड साबित, इस्टोनिया, लाटविया और कुछ और देशों ने भी ये बात पे वाद विवाद की कि आर्टिकल 4 जो है ये नेटो के चार्टर का, जिसके तहत अगर कोई टेररिस्ट अटैक होता है या आपके दिल में एक खतरनाक सिचुएशन नजर आती है, तो उसके लिए मुकाबला करने के लिए आप आर्टिकल 4 का इस्तेमाल करें, जिससे तमाम नेटो के देश मिलकर उस खतरनाक सिचुएशन का सामना करें। लेकिन एक साल पहले भी जब तुर्की ने ये आर्टिकल 4 खड़ा किया था, और तुर्की जो है आप जैसे जानते होंगे वो नेटो का मेंबर है, हालांकि बहुत सी चीजों में तुर्की के जो विचार हैं यूरोपियन देशों से अलग हैं, इसलिए तुर्की की बहुत कोशिश के बाद भी उसको ईयू का मेंबर नहीं बनाया गया। लेकिन उसने ये बात खड़ी की थी कि भाई हमें भी खतरनाक सिचुएशन लग रहा है, टेररिस्ट एक्ट हो रहे हैं और हमारे को भी सारों से मिलके प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन बातचीत करने के बाद, जैसे कि अभी पोलैंड के राष्ट्रपति ने बताया है कि हम इस पे बातचीत करेंगे, लेकिन ये हमला ऐसा नहीं था कि रशिया ने हम पे किया है। शिंजोए ने भी बताया है, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा है और तुर्की की सरकार ने भी कहा है कि ज्यादातर खबरों के मुताबिक ये मिसाइल जो है रशिया का नहीं था और एक यूक्रेन का एयर डिफेंस मिसाइल जो जाके वहां गिरा, क्योंकि यूक्रेन के बॉर्डर पोलैंड से जुड़े हुए हैं। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि रशिया जानता है कि अगर चारों तरफ से लड़ाई छिड़ गई, मतलब यूक्रेन को छोड़ के बाकी भी यूरोप के साथ जो रशिया का बॉर्डर है अगर छिड़ गई, तो रशिया को बहुत से मोड़ों पे सामना करना पड़ेगा यूरोपियंस का और नेटो का। वो करना नहीं चाहता है, इसलिए 9 महीने से ये बात लटकी हुई है यूक्रेन के ऊपर। और अमेरिका और उसके साथी देश ये चाहते हैं कि इसी में रशिया को किसी किस्म से अपने घुटने पे उतार दिया जाए। तीसरी बात यह है, अगर रशिया को अगर पोलैंड पे ही हमला करना था, रशिया के पास दुनिया के सबसे ज्यादा मिसाइल और परमाणु हथियार हैं। क्या रशिया बाकी सब देशों पे भी एक साथ हमला नहीं करेगा? करेगा। अगर उसको लड़ाई फैलानी है तो अंग्रेजी में जो कहा जाता है फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज, यानी कि जो पहली हरकत करेगा उसका जो शॉक और जिसका जो एक किस्म से चौकन्ना रहने से वो जो फायदा उठाएगा, वो बाकी जब सेकंड स्ट्राइक करेंगे वो इतना इसका फायदा नहीं उठा सकते। सेकंड स्ट्राइक का मतलब न्यूक्लियर अटैक के अंदर होता है कि आपके ऊपर हमला होने के बाद भी आपके पास इतनी काबिलियत है कि आप वापस हमलेवार के ऊपर अपनी मिसाइल फायर कर सकें। लेकिन रशिया अगर करेगा हमला इस किस्म का, तो वो तो तमाम जो वेस्टर्न यूरोप है वो उसके कई ऐसे छोटे मोटे देश हैं जो हमारे भारत के स्टेट्स के भी 1/4 1/10वें हिस्से के बराबर है। उन्हें नेशन कहा जाता है या नेशन स्टेट कहा जाता है, लेकिन वो कोई भारत के मुकाबले में साइज में बहुत छोटे हैं। और वो सब क्या रशिया का मुकाबला कर सकते? नहीं। इसलिए सब कूद के नेटो की गोद पे बैठ गए जाके कि साहब आप हमें बचाइए। और नेटो का सबसे बड़ा लीडर है अमेरिका,
जो अमेरिका ने कह रखा है कि भाई अगर कुछ होगा तो मैं आपके साथ आऊंगा। क्या अमेरिका उनके साथ आके अफगानिस्तान की 20 साल लड़ाई और इराक की लंबी लड़ाई के बाद वापस जाके उन मैदान के अंदर उतरेगा? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि बाइडेन साहब ने कह रखा है कि मैं लड़ूंगा रशिया के साथ, लेकिन आई विल फाइट टू द लास्ट यूक्रेनियन, मतलब आखिरी यूक्रेनियन जो है हमारी लड़ाई लड़ेगा, बिल्कुल हम नहीं उतरेंगे इस मैदान में। बिल्कुल। मारूफ, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम पूरा ये युद्ध देख रहे हैं और इन सब में हम जब G20 के मंच की बात करते हैं, प्रतीकों के सहारे या संकेतों के सहारे या एक तरह के कह सकते हैं कि आपने एक एक एक्ट के जरिए, चाहे रशिया हो चाहे यूक्रेन हो, जिस तरह के संकेत दे रहा है वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? एक तरफ बात हो रही है कि किसी तरह एक मध्यस्थता की गुंजाइश बने, भारत की ओर भी बड़ी उम्मीद की ओर से देखा जा रहा है, हालांकि बहुत वोकल होके कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन फॉरेन मीडिया हो, विशेषज्ञ हो, इस बारे में इस ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि G20 में पुतिन नहीं पहुंचते हैं, उनके विदेश मंत्री सम्मेलन खत्म होने से पहले निकल आते हैं, बात व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की आती है तो वो G19 कहकर संबोधित करते हैं। तो क्या ये एक एंडलेस जो स्थिति है, सिचुएशन है, ये एकदम अभी भी नजर आ रही है? आपका सवाल बहुत अच्छा है लेकिन लंबा भी है, तो मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। जी पहली बात यह है कि देखिए, G20 शुरू होने से पहले ही बाइडेन साहब ने ऐलान कर दिया था कि हम सब मिलके रशिया और पुतिन पे दबाव जहां तक हो सके, हमारे सहयोगी और हमारे समर्थन के देने वाले जो देश हैं उनके साथ डालेंगे। अब आप अपने से ये सवाल पूछिए कि आप एक गैदरिंग में जा रहे हैं, वहां 20 में से 19 लोग जो हैं वो किसी न किसी से तरीके से आपके हाथ या दुम मड़ोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आप कब तक वहां पे रहेंगे और इनके दबाव या बेइज्जती को झेलेंगे? आप कहेंगे भाई मैंने टोटल पूरा कर दिया है, मैं मुंह दिखा के चले गया हूं, और आप मुझे इस ग्रुप से निकालना चाहते हैं तो ठीक है, निकाल दीजिए। लेकिन आपके इस ग्रुप ने आज तक क्या हासिल किया है कि जिसको छोड़ के मैं जाऊंगा तो मुझे नुकसान होगा? इसलिए पुतिन साहब नहीं आए हैं, क्योंकि जानते हैं पुतिन साहब खुद की उनकी लड़ाई, ये उनकी लड़ाई है, उसके साथ साथ बहुत कम देश हैं, और भारत के ऊपर ये जो वेस्टर्न मीडिया दबाव डालता रहता है, आधे से ज्यादा वेस्टर्न मीडिया में जो लोग हैं उनको इन विषयों के बारे में अपनी नजरिया के अलावा कुछ नजर नहीं आता, तो इसलिए वो बस वही तोतलाते, ये दोहराते रहते हैं जो बार बार उनको वॉशिंगटन का फॉरेन ऑफिस या लंदन का फॉरेन ऑफिस या EU का फॉरेन ऑफिस उन्हें सिखाता है कि ये बोलते रहो बोलते रहो। अरे बोलने से बात आज तक कब तक कौन सी लड़ाई रुकी है? लड़ाई तो जब रुकेगी जब दोनों में से एक साइड मंजूर करने को तैयार है कि मुझे ज्यादा नुकसान है, अब मेरे कोई फायदा नहीं है इस लड़ाई में हिस्सा लेने का। अभी वो हालात नहीं आई है, और अमेरिका यूक्रेन के लिए ये हालात नहीं आने दे रहा है, क्योंकि अमेरिका का लक्ष्य है कि हम अफगानिस्तान में तो हमारी बेइज्जती हो गई, इराक शिराक और सीरिया के अंदर भी हमको रशिया ने काफी धकेल के हटा दिया वहां से। अब ये मौका है कि हम रशिया की नाक मिट्टी में रगड़ेंगे, तो इसलिए अमेरिका लगा हुआ है। और इसकी प्राइस कौन पे कर रहा है? यूक्रेन के निवासी और बाकी, जिसे ग्लोबल साउथ कहते हैं, G20 का नाम लिया है, जितने दुनिया के जो एक किस्म से डेवलपिंग कंट्री है या गरीब कंट्री है, उनके ऊपर दबाव आ रहा है, क्योंकि इसके तहत पेट्रोल, यूरे और गैस की प्राइस बढ़ चुकी है बहुत, अनाज का प्राइस बढ़ चुका है, फर्टिलाइजर का प्राइस बढ़ चुका है। मोदी जी ने इसके बारे में भी बताया है G20 समिट के अंदर कि ये लड़ाई से बहुत अलग अलग किस्म से नुकसान हुए जा रहे हैं। तो इसलिए इन देशों की कोशिश है कि लड़ाई रुके, इसलिए नहीं कि खाली यूक्रेन के साथ उनकी हमदर्दी है, ये लड़ाई रुकवाना चाहते हैं क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी इस टाइम पेंडेमिक से वापस आ रही थी अपने रास्ते पे, लेकिन लड़ाई से बहुत नुकसान हुआ है। अब वो पुतिन साहब की जिद है कि साहब मैं नहीं हटूंगा जब तक मुझे वो इलाके नहीं मिल जाएंगे पूरी तरीके से जिन पे मेरा क्लेम है, जैसे पाकिस्तान कश्मीर पे क्लेम करता है या चाइना अक्साई चिन पे क्लेम करता है। तो ये सब चीजें जो है दूसरी साइड और उसके बीच में, मैंने पहले भी बोला था 7-8 महीने पहले कि भाई एक लकीर खिंच जाएगी,
जैसे जर्मनी का बंटवारा हुआ था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, अब यहाँ पे यूक्रेन का बंटवारा होगा, ईस्ट यूक्रेन वेस्ट यूक्रेन, और काफी समय तक हम सबको इसी का सामना करना पड़ेगा, यही हालात रहेगी। और ये जो बार बार मीडिया में दिखा रहे हैं कि साहब यूक्रेन की सेना जो है एक दो शहरों में घुस आई है, कहां तक वो खुद घुस आई है लड़ाई लड़के, कहां तक रशिया ने कहा है कि ये हमारे फायदे में नहीं है उधर बैठे रहने के लिए, तो हम चलो पीछे हटते हैं और इनको आने दो, फिर हम कहीं और अपना फोकस डालते हैं, अपनी जोर लगाते हैं। ये लड़ाई में पुल बैक पुल फॉरवर्ड ये होता रहता है। और आखिरी चीज ये है कि क्या इसका अंत जल्द में होगा? अंत जल्द में इसलिए नहीं होगा क्योंकि अमेरिका पैसे बना रहा है हथियार बेच बेच के, जी। खाली यूक्रेन में नहीं तो यूरोप में भी बहुत पैसे बना रहा है बेच के, और उसकी आर्म्स इंडस्ट्री उसकी फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करती है। रशिया गैस और ऑयल बेच बेच के पैसे बना रहा है, और ऑयल की प्राइस होनी चाहिए थे $60-70 पर बैरल, बिक रही है 120-130 पे, और गैस तो कई जगह बता रहे हैं $1000 पर कंटेनर बिक रहा है। तो इसलिए ये सब हालात का फायदा उन लोगों के पास है जो ये लड़ाई में शामिल है, अमेरिका और रशिया, और इन सबको बेच बेच के ये आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लिए क्या है, हमको बोला जा रहा है कि भारत को बोलो कि भाई भारत इसमें नेगोशिएट करे। कुछ हद तक अगर नेगोशिएटिंग के 2-3 देश बनेंगे उसमें भारत हिस्सा शायद लेगा, लेकिन भारत खुद अपने गले में ये चेन नहीं लटकाएगा, क्योंकि ये लड़ाई यूरोपियंस की है। उनको आगे निकलना पड़ेगा, उनको आगे आके अपनी हालात सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि जब चीन हमारे दरवाजे पे आके खड़ा हो गया था तो किसी ने हमारे हित में नहीं बोला। यही देश आज बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं रशिया को धिक्कार रहे हैं, क्यों करें? आपने क्या चीन को धिक्कारा था? तो तब तो सब चुप बैठे थे। तो इसलिए हमको अपनी हित में काम करना पड़ेगा, और हमको जो एडवांटेज मिल रहा है, चाहे सस्ते तेल से चाहे जो भी चीज से, हम उसका फायदा उठाएंगे। क्योंकि ये सारे देश जो हैं आज की तारीख में G20 की जो समिट हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि इन्होंने दुनिया की हालत इतनी खराब कर दी थी कि फिर इकोनॉमी पहले भी रिसेशन में जा चुकी है, अब फिर भी जा रही है। और इन्होंने ये हालत खराब की थी जो क्लाइमेट चेंज वाले अभी शर्म एल शेख में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की समस्या आई कहां से? क्या हम लोग ने इतना कोल और बिल्कुल। जब बात प्रोड्यूस आती किया है एक बड़े नजरिए की, जब बात आती है साथ खड़े होने की, या बात आती है जब भारत के लिए किसी तरह के स्टैंड लेने की, तो वहां पर एक डिप्लोमेटिक रवैया हमने देखा है इन तमाम जो विकसित देश हैं। और जैसा आपने कहा भी कि एक जो सबसे बड़ा अमेरिका का हित इसमें छिपा हुआ है जो हथियारों की ट्रेड को लेकर है, और इसको लेकर तो वहां के ऑफिशियल्स बहुत वोकल भी हुए हैं। जब शुरुआती लड़ाई जब शुरू हुई रूस और यूक्रेन जंग की, तो हमने देखा कि ग्राउंड जीरो पर जाते हुए, वॉरलैंड में जाते हुए वहां के ऑफिशियल्स इस तरह के बयान दे रहे थे कि वो जितना हो सके हथियारों के मामले में यहां पर पूरी तरह से अपना फोकस बढ़ाएंगे। ये सारी बातें भी देखने वाली होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मारूफ रजा साहब इस शानदार विश्लेषण के लिए, हमसे चर्चा के लिए। और इधर पोलैंड पर हुए इस अटैक के बाद पूर्व राजनयिक शीलकांत शर्मा और डिफेंस एक्सपर्ट एसबी अस्थाना ने अपनी राय रखी। आइए सुनते हैं। The kind of missile attack which is underway in Ukraine, I mean there are dozens of missiles fired and the number reached 100 at one point, as reported from Russia. So in that kind of melee, misjudgment and misreporting is is natural. But what is important is that in Bali, President Biden maintained extreme restraint in commenting, and he said we will not say anything until the investigation is over. But he said he doesn't feel that he doesn't believe that the missile is fired by Russia. And subsequently, as you say, it has been confirmed that the missile was not fired by Russia, and it was probably fired by Ukraine.
और बढ़ते आगे बात G20 शिखर सम्मेलन की। भारत को अध्यक्षता मिलने के साथ ही इंडोनेशिया के बाली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो चुका है और पीएम मोदी इंडोनेशिया से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी। भारत 1 दिसंबर से अगले 1 साल के लिए दुनिया के 20 पावरफुल देशों की अगुवाई करेगा, जिसका इनॉग्रल जो है वो दिसंबर 2022 में राजस्थान के उदयपुर में होगा। अपने समापन भाषण में पीएम मोदी ने इसे भारत के लिए गर्व का क्षण बताया। इससे पहले पीएम मोदी ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मीटिंग भी की। वो G20 नेताओं के साथ बाली के मैंग्रोव वन का दौरा भी करने पहुंचे। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी श्रृंजॉय चौधरी। इस साल का सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग, इंटरनेशनल मीटिंग था G20, वो अभी खत्म हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी निकलने वाले हैं। कई इंपॉर्टेंट चीज आज हुआ है। पहले बात तो जो G20 का प्रेसिडेंसी था वो अब भारत के पास आ गया है इंडोनेशिया से, और 1 साल भारत प्रेसिडेंट रहेंगे G20 का। नेक्स्ट G20 समिट भारत में होगा सितंबर में। मान लीजिए 5, 6, 7 ऐसे सुनाई दे रहा है। ये छोड़ के भी कई बहुत ही इंपॉर्टेंट बायलैटरल हो चुका है। एक तो फ्रांस का प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों के साथ आज लंच मीटिंग था प्राइम मिनिस्टर का, और अंतिम मीटिंग था ऋषि सुनाक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ। वो ऋषि सुनाक मीटिंग में 2 चीज आया मीटिंग में। एक तो था FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बातचीत हुई, और ये डिसीजन आया है दैट द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुड बी डन एज क्विकली एज पॉसिबल। पहले दिवाली डेट था, लेकिन अभी कोई डेट नहीं रहेगा। जितना जल्दी हो सके वो होना चाहिए। वो छोड़ के भी डिफेंस कोऑपरेशन ब्रिटेन के साथ इस बारे भी बातचीत हुई। वो छोड़ के इटालियन प्राइम मिनिस्टर नई आई है, उनके साथ मीटिंग हुआ। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ट्स, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर 2 बार मिले थे पहले, उनके साथ भी मीटिंग हुए। सिंगापुर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुए। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, अगेन न्यू प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ मीटिंग हुए। 8 मीटिंग हुआ है आज। अब प्राइम मिनिस्टर फाइनली आज रात को वापस आ रहे हैं। बढ़ते आगे, अब बात जापान में हुए मालाबार एक्सरसाइज की, जो भारतीय नौसेना के दमखम को दिखाता है। जापान के योकोसुका में हुए इस युद्धाभ्यास की तस्वीरें सामने आई हैं। 9 नवंबर को शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास कल खत्म हुआ, जिसमें भारत समेत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना के एटमी एयरक्राफ्ट कैरियर समेत INS शिवालिक और कामोटा शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते हैं कि जो ओशंस हैं ये फ्री एंड ओपन होना चाहिए, फ्री, ओपन एंड सिक्योर नेविगेशन, बार बार प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं। तो ये इस प्रकार की एक्सरसाइज वो उस दिशा पे हैं। ये संदेशा देते हैं कि हम ओशंस को फ्री नेविगेशन के लिए ही रखेंगे। इधर हवाई सफर के दौरान अब मास्क लगाने से राहत मिल गई है। एविएशन मंत्रालय ने रिवाइज्ड कोविड गाइडलाइंस जारी की हैं और इसके तहत अब मास्क न लगाने पर किया जाने वाला जुर्माना खत्म हो गया है। कोरोना के कम होते खतरे के मद्देनजर मंत्रालय ने कोविड प्रोटोकॉल को रिव्यू किया और इसके बाद नई गाइडलाइंस जारी की। अब एयरलाइन अपनी तरफ से यात्रियों को मास्क लगाने की सलाह तो जरूर दे सकते हैं, लेकिन किसी पर भी इसके पालन न करने पर कोई जुर्माना नहीं होगा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले हफ्ते से प्री बजट मीटिंग की शुरुआत करने वाले हैं। ET नाउ स्वदेश को मिली जानकारी के मुताबिक स्टेक होल्डर्स के साथ अलग अलग तारीख पर बैठक होगी। पूरी खबर दे रही हैं हमारी सहयोगी मेघना मित्तल। जी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जो प्री बजट मीटिंग्स हैं हर एक सेक्टर के साथ, वो नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाली हैं, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। ये हम जानते हैं कि बजट के पहले हर एक सेक्टर के साथ, हर एक इंडस्ट्री के प्लेयर्स के साथ फाइनेंस मिनिस्टर खुद मीटिंग्स चेयर करती हैं, हेल्ड करती हैं, और उनके सजेशंस और डिमांड्स, एक्सपेक्टेशंस आने वाले यूनियन बजट से, उन सबको डिटेल में सुना जाता है। और उसमें से कौन से सजेशंस इनकॉर्पोरेट किए जाएँ यूनियन बजट में, उस पर भी बाद में
में डिटेल डिस्कशन होता है। तो इन्हीं पूरा सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हैं जो लाइंड अप हैं। अगर हम शेड्यूल देखें तो जो इंडिया इंक जो कॉरपोरेट्स होते हैं उनके साथ जो ये मीटिंग है वो नवंबर 22 को होने की संभावना है। और फाइनेंशियल सेक्टर और कैपिटल मार्केट प्लेयर्स के साथ भी एक और मीटिंग वो भी नवंबर 22 को लाइन अप की गई है। इसके अलावा इकोनॉमिस्ट के साथ नवंबर 28 को ये प्री बजट मीटिंग होने की संभावना है। इकोनॉमिस्ट हमेशा जो आने वाले बजट का पूरे इकॉनमी का मैक्रो इकोनॉमिक व्यू देखते हुए क्या डायरेक्शन और क्या फोकस होना चाहिए उस पर भी डिटेल में सजेशंस और डिस्कशन होता है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उनके उस सेक्टर के प्लेयर्स के साथ जो मीटिंग शेड्यूल्ड है वो नवंबर 21 को है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम जानते हैं हमेशा से गवर्नमेंट का बहुत ही बड़ा प्राइम फोकस रहा है। आने वाले बजट में भी उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी फोकस रहेगा इस गवर्नमेंट का। इसके अलावा एग्री और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री प्लेयर्स के साथ नवंबर 22 को ये एक और मीटिंग है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स हैं ये प्री बजट मीटिंग जो अगले हफ्ते से शुरू होंगी। बढ़ते हैं आगे। डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ को लेकर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंकों के आला अफसरों के बीच एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई। बैठक में कौन कौन से मुद्दों पर चर्चा हुई इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई बैंकरों के साथ। और यहाँ पे न सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक्स बल्कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के चीफ्स भी मौजूद थे। हमें जो जानकारी मिली उसके मुताबिक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। यहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ जो बैंकों की हुई है उस पर ज़रूर संज्ञान लिया गया आरबीआई द्वारा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो आरबीआई का लेटेस्ट डेटा आया है 21 अक्टूबर को, वहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ करीब 18% हुई है। वहीं इसके मुकाबले अगर आप डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो वो 9.5% तक रही है इसी पीरियड में, अगर हम पिछले साल से तुलना करें। तो यहाँ पर एक ज़रूर कंसर्न है कि जो डिपॉजिट रेट है उसको डिपॉजिट की जो ग्रोथ है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ जो डिपॉजिट रेट्स में बढ़ोतरी है वो लैग के साथ हमेशा होती है बढ़ते इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में। तो लेकिन वहाँ पर रेगुलेटर ने ज़रूर संज्ञान लिया कि किस तरीके से 190 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो चुका है लेकिन डिपॉजिट रेट में बढ़ोतरी अभी तक नहीं हुई है। तो ये सारी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। और साथ ही साथ जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं वहाँ पर कैसा प्रोग्रेस है वो भी रेगुलेटर ने संज्ञान लिया। इसके अलावा ये मीटिंग इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि अगले महीने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक होनी है और उससे पहले बैंकरों से रेगुलेटर ने जायज़ा लिया कि किस तरीके की ज़रूरतें हैं सेक्टर को। तो अब देखना ये होगा कि ये सारे सजेशंस को कितना एमपीसी स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करता है आरबीआई। आगे फर्जी और भ्रामक विज्ञापनों को लेकर एस्की यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया को एजुकेशन सेक्टर के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें मिली हैं। एस्की की रिपोर्ट के मुताबिक कुल शिकायतों में से 27% एजुकेशन सेक्टर के खिलाफ आई हैं। क्या है ये पूरी रिपोर्ट? ईटी नाउ स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित इसका पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। विज्ञापनों की दुनिया में एजुकेशन सेक्टर लगातार नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है, जो विज्ञापनों के बेसिक नियमों का या गाइडलाइंस का पालन सही तरीके से नहीं कर रहा है और इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है। दरअसल एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि एएससीआई ने अपनी छमाही जो रिपोर्ट जारी करी है वर्ष 2022 को लेकर के, इसमें रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि एजुकेशन सेक्टर लगातार विज्ञापनों को लेकर के अपनी नियमों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है। जो 3,500 के करीब जो कंप्लेन मिली हैं काउंसिल को, उसमें से 27% जो कंप्लेंट हैं वो एजुकेशन सेक्टर को लेकर के है। और एजुकेशन सेक्टर में इन 27% में तकरीबन 22% जो है वो क्लासिकल एजुकेशन से जुड़ी हुई है और 5% जो है वो एडिटेक सेक्टर से जुड़ी हुई है। यानी कि एजुकेशन सेक्टर में कई ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं जो फर्जी हैं या फिर वो भ्रामक दावे कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एजुकेशन सेक्टर ही नहीं, इसके बाद जो अन्य सेक्टर जो लगातार विज्ञापनों के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उसमें पर्सनल केयर दूसरे नंबर पे आता है जो 14% है। इसके बाद में फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है जिसके विज्ञापन झूठे या सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और ये 13% है। इसके साथ ही साथ हाइजीन सेक्टर भी 13% है और गेमिंग सेक्टर जो है
वो 4% कंप्लेंट उसके खिलाफ मिली है। तो ये जो तकरीबन 3,500 कंप्लेंट है, इसमें ASCI ने तकरीबन 2700 कंप्लेंट को जो प्रोसेस किया है उसके बाद में ये आंकड़े जारी किए हैं। लेकिन ये चिंताजनक बात है कि एजुकेशन सेक्टर लगातार विज्ञापनों में सही जानकारी लोगों को मुहैया नहीं करा रहा है। अगर ये जो रिपोर्ट है इसमें और बारीकी से देखें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं जो सही तरीके से जानकारी नहीं मुहैया करा रहे, मसलन वो गाइडलाइंस का सही पालन नहीं कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कि 50% से ज़्यादा वहाँ पे कंप्लेंट है, उसके बाद में प्रिंट मीडिया आता है और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है। और यही वजह है कि ASCI लगातार इन कंप्लेंट को एक तो स्यू मोटो यानी कि अपने से संज्ञान लेकर के इन शिकायतों को दूर करने की कोशिश कर रहा है, साथ ही साथ जो कंप्लेंट ग्राहकों से या सरकार की तरफ से मिल रही है उनको भी प्रोसेस कर रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि उपभोक्ता मंत्रालय भी लगातार एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ संवाद कर रहा है ताकि ये जो शिकायतें हैं इनकी संख्या में कमी लाई जा सके और ग्राहकों को भी आने वाले वक्त में जागरूक किया जा सके। बढ़ते आगे, रिन्यूएबल सेक्टर को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने ग्रिड कनेक्टेड प्रोजेक्ट से बिजली खरीदने के लिए टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रक्रिया की गाइडलाइंस में बदलाव किया है। पूरी खबर क्या है, बता रहे हैं ET नाउ संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कंपनी जो है उनको राहत मिली है। दरअसल सरकार ने टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस जो है उसकी जो मौजूदा गाइडलाइंस है उसमें बदलाव किया है और ये बदलाव खासकर थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स के कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, जो कि बंडलिंग पर्पस के लिए जो है रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोक्योरमेंट कर रही हैं। नई गाइडलाइंस के हिसाब से जो कि ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया है उसमें यह कहा गया है कि वैसे थर्मल पावर प्लांट्स या हाइड्रो पावर प्लांट्स जो कि बंडलिंग पर्पस के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोक्योरमेंट कर रही हैं, तो जो PPA होगी ये ज़रूरी नहीं है कि वो 25 साल के लिए हो। इस नए गाइडलाइंस के हिसाब से थर्मल पावर प्लांट्स और हाइड्रो पावर प्लांट्स की जितनी उम्र बाकी होगी यानी कि जितनी उनकी लाइफ होगी उसी हिसाब से PPA किया जाएगा। अगर इन पावर प्लांट्स की जो लाइफ है 25 साल से कम है तो PPA भी 25 साल से कम होंगे। जब एक बार जो PPA की मियाद है वो एक्सपायर हो जाएगी, ये समय सीमा खत्म हो जाएगी, उसके बाद इन रिन्यूएबल पावर प्लांट्स जो हैं उनको इस बात की आज़ादी मिलेगी कि वो दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर लें, PPA कर लें जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी बिक्री के लिए। इसके लिए वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो कर सकती हैं। साथ ही साथ उनको इस बात की भी आज़ादी मिलेगी कि वो पावर एक्सचेंजेस के थ्रू बिजली बेच पाएँ या बायलैटरल एग्रीमेंट्स के थ्रू बिजली बेच पाएँ। तो जाहिर तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज़ के लिए राहत की बात है क्योंकि उनके ऊपर जो बंदिशें थीं वो ख़त्म कर दी जाएंगी। बढ़ते आगे, कंज्यूमर्स को जल्दी ही LPG सिलेंडर पर QR कोड मिलेंगे। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर यह साफ किया कि भारत को जहां से सस्ता क्रूड मिलेगा वो खरीदेगा। इस मामले में हमारे ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जा सकता। पूरी खबर पर ज्यादा ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी। देखिए, पेट्रोलियम मंत्री ग्लोबल LPG वीक के मंच से मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। कई ऐसे सवाल उनसे पूछे गए जिसके बारे में उन्होंने जानकारियां दी और कुछ अहम जानकारियां थी। एक अहम जानकारी ये थी कि 2016 में 62% LPG कवरेज था जो कि 2022 में बढ़कर 104% से भी ज़्यादा हो गया है, जो कि LPG कवरेज के हिसाब से अगर देखें तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट ग्रोथ है। कंज्यूमर की अगर बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट जानकारी पेट्रोलियम मंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ दिनों में जो LPG सिलेंडर्स हैं, जो आपके घरों में LPG सिलेंडर्स आते हैं, वो QR कोड के साथ आएंगे। इसका मतलब ये है कि उस QR कोड के ज़रिए आप अपने LPG सिलेंडर को ट्रैक कर पाएंगे कि वो कहाँ है, किस लोकेशन पे है, साथ ही साथ उसमें गैस की स्थिति क्या है, वो LPG सिलेंडर कितना पुराना है। ये तमाम ऐसी जानकारियाँ जो है वो आप QR कोड के ज़रिए हासिल कर पाएंगे। जो पुराने LPG सिलेंडर्स हैं उस पर ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो हैं वो QR कोड पेस्ट कर रही हैं और जो नए सिलेंडर्स आएंगे वो उनके साथ ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। IOC ने जो है इसकी तैयारी शुरू भी कर दी है और उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 3 महीने में देश भर में इसको लागू कर दिया जाएगा। यानी कि देश के किसी भी कोने में अगर आप LPG सिलेंडर्स मंगाते हैं तो QR कोड के साथ मंगाएंगे। इसके अलावा जहाँ तक पेट्रोल डीजल प्राइसेस का सवाल है, पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि पेट्रोल डीजल प्राइसेस इस वक्त जो है काफ़ी डायनेमिक तरीके से निर्धारित हो रही हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी दबाव है, लिहाजा अगर कीमतों में स्थिरता जारी रहती है, इसमें बढ़ोतरी नहीं होती है, तो जाहिर तौर पे कंपनियां ये उम्मीद करेंगे कि सरकार उनको कॉम्पनसेशन दे। इसकी जानकारी हमने पहले ही अपने दर्शकों को दी थी।
साथ ही साथ उन्होंने इस बात को एक बार फिर से स्पष्ट किया कि भारत पर किसी भी तरह का दबाव जो है वो काम नहीं करेगा। दुनिया में जहां भी उसे रीजनेबल प्राइसेस पे क्रूड ऑयल मिलेंगी, भारत सरकार जो है खरीदने से नहीं हिचकेगी। बढ़ते आगे, प्रमोटर्स के साथ कोई सेटलमेंट न होने के बाद बैंक बजाज हिंदुस्तान का मामला NARCL में भेजने की तैयारी में है। इस पर ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा। जी हाँ, बजाज हिंदुस्तान के लेंडर्स विचार कर रहे हैं कि शुगर कंपनी को NARCL में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इसके बाद एक ऑफ़र दे सकता है बाकी ARCs के लिए, जिस पर बाकी ARCs भी काउंटर बिड कर सकती हैं। अब यहाँ पे विचार यही है, चूँकि प्रमोटर्स के साथ कोई अभी सेटलमेंट नहीं हुआ है और जो NCLT में पेटिशन भी थी वो भी अभी तक एडमिट नहीं हुई है, तो लेंडर्स यही विचार कर रहे हैं कि इसको NARCL में ही ट्रांसफ़र करना समझदारी है। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुछ मीटिंग्स ज़रूर हुई हैं प्रमोटर्स की और लेंडर्स के बीच में, लेकिन लेंडर्स जो ऑफ़र दिया गया है, जो कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल दिया गया है अभी तक लंबी अवधि का, वो लेंडर्स को मंजूर नहीं है। इसीलिए विचार यही चल रहा है कि इस एसेट को NARCL में पहले ट्रांसफ़र किया जाए और वो ही इसको बाद में रिजॉल्व करें। अगर हम यहाँ पर एक्सपोजर की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बजाज हिंदुस्तान में करीब 1100 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है। साथ ही साथ पंजाब नेशनल बैंक का भी करीब 1000 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है बजाज हिंदुस्तान में। इस तिमाही के नतीजे की बात करें तो सितंबर तिमाही में बजाज हिंदुस्तान ने जो लॉस था वो वाइडन हो गया था 160 करोड़ के ऊपर का, जो कि पिछले साल 116 करोड़ का लॉस था। बढ़ते आगे, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जॉनसन को अपने रिस्क पर बेबी पाउडर बनाने की इजाजत दे दी है, लेकिन फिलहाल इस प्रोडक्ट की बिक्री नहीं हो पाएगी क्योंकि FDA ने इसकी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन पर 30 नवंबर तक के लिए रोक लगाई हुई है। पूरी खबर दे रही है हमारी सहयोगी श्वेता वर्मा। बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा नकेल कसते हुए जॉनसन जॉनसन बेबी पाउडर पर यह बोला गया है कि 30 नवंबर तक उनकी किसी भी प्रकार की सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती है। आपको बता दें, FDA द्वारा 19 अक्टूबर पर जॉनसन जॉनसन बेबी पाउडर पर बैन लगा दिया गया था, जिसके बाद आज बड़ी सुनवाई हुई और बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह बोला है कि आप अपने रिस्क पर ही पाउडर मैन्युफैक्चर करें। आपको बता दें, 3 लेबोरेटरी सेट की गई है जिनमें ये पूरी टेस्टिंग होगी। जो न्यूली मैन्युफैक्चर्ड पाउडर है, 1 हफ्ते में ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसके बाद ही हम देखेंगे कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर का आगे बाजारों में हो पाएगा या नहीं, इसकी पूरी संज्ञान लेते हुए यह बोला गया है बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को कि 3 लेबोरेटरी सेट कर 1 हफ्ते में इसकी पूरी रिपोर्ट सौंपें। कैमरा पर्सन आशीष दयालकर के साथ श्वेता वर्मा, ET स्वदेश। और चलिए बात कर लेते हैं आज के बाजार की। बाजार में आज लगातार दूसरे कारोबारी दिन तेजी नजर आई। हालांकि निफ्टी दायरे में रहा और करीब 6 अंक चढ़कर 18,400 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 108 अंक की बढ़त नजर आई, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज फिर नया रिकॉर्ड बनाया। आज 3 दिन की कर्नाटक ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट बेंगलुरु पैलेस में 4 नवंबर को संपन्न हुई। कोविड के बाद इस इवेंट ने कर्नाटक को देश की ग्रोथ स्टोरी के केंद्र में ला दिया। मीट के आखिरी दिन दिलचस्प सेशंस रखे गए जिसमें इनोवेशन, रेवोल्यूशंस, ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई। और इस पूरे इवेंट में, इस चर्चा में स्टार वर्क्स के को-फाउंडर जेफ सिग्गल, इसके अलावा लोकीड मार्टिन के इंडिया CEO विलियम ब्लेयर, जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत, नारायणा हेल्थ के फाउंडर और CEO डॉक्टर देवी शेट्टी, WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने अपने विचार रखे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बम्मई ने भी इस मौके पर संबोधित किया और दुनिया भर के निवेशकों को उनकी सरकार की ओर से पूरे सहयोग का भरोसा दिलाया। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के समापन सत्र में केंद्रीय केमिकल, फर्टिलाइजर और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्री भगवंत खुबा ने भी हिस्सा लिया। उनके साथ कर्नाटक के लघु और मध्यम उद्योग मंत्री डॉक्टर मुरुगेश आर निरानी, कर्नाटक के संस्कृति मंत्री वी सुनील कुमार, चीफ सेक्रेटरी वंदिता शर्मा, उद्योग विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर EV रामना रेड्डी और उद्योग विभाग की कमिश्नर गुंजन कृष्णा भी शामिल हुए। इवेंट की खास हाइलाइट्स वेंचराइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज के
3 इनोवेटर्स का $1 लाख का इनाम रहा। इन्वेस्टर्स मीट के 3 दिनों के दौरान स्पीकर सेशंस और कल्चरल इवेंट्स भी आयोजित किए गए। कई नेटवर्किंग इवेंट्स और बिजनेस एग्जीबिशन भी रखे गए। इसके साथ पार्टनर कंट्री इवेंट्स भी रखे गए, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने शिरकत की। I've been seeing a lot of global investor meets. In our own state, we have already done 4 global investors meet. But this investors meet is much, much more important than the previous ones. This is an extraordinary effort during extraordinary challenging times. I think everybody will understand what I am saying. When the whole world is reeling under recession, when the whole world is feared of the inflation, governments are trying to meet both ends in the respective countries. There is an economic crisis. There is a financial crisis too. The countries, especially the first world countries, who boasted of being economic giants, now they are facing their hard times. In such a time, a state in a federal structure of our country, India, called Karnataka, dares to do this investors meet. और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं स्वदेश विशेष के साथ, जहां आज हमने चर्चा की धार्मिक पर्यटन की संभावनाओं पर। नमस्कार। भारत में धर्म और आध्यात्म का खास महत्व है। हाल के समय में देश में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण मंदिरों और उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से पहचान हासिल करने वाले धर्म स्थल हैं, वहां की तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। और इसकी एक वजह है नीतियों में आए बड़े बदलाव और धार्मिक पर्यटन की दिशा में तेजी से हो रहा काम। अयोध्या से लेकर काशी विश्वनाथ तक, उत्तर से लेकर दक्षिण के प्रमुख धर्मस्थलों में तीर्थ यात्रियों की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने में आया है। और इसके कारण पर्यटन के क्षेत्र में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी तेजी से बढ़ रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश के पर्यटन क्षेत्र में धार्मिक यात्राओं की हिस्सेदारी 60 से 70% के बीच ठहरती है। साल दर साल भारत में धार्मिक पर्यटन बढ़ने की वजह से होटल उद्योग, इनसे जुड़े यातायात के उद्योग और छोटे व्यवसायियों सभी को बहुत फायदा हो रहा है। और साल 2028 तक एक अनुमान है कि भारत के पर्यटन क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसी संभावना और भविष्य की इसी तस्वीर पर करेंगे खास चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुए महाकालेश्वर मंदिर के भव्य और बड़े कॉरिडोर के उद्घाटन की दिव्य तस्वीरों को देश के साथ पूरी दुनिया ने देखा। ये धार्मिक पर्यटन के नए बुलावे की तस्वीरें हैं। इसका लक्ष्य देश की ऐसी धरोहरों को न सिर्फ धार्मिक पर्यटन के लिहाज से बढ़ाने का है, बल्कि हमारी संस्कृति के जागरण का भी उद्देश्य इनसे पूरा होता है। देश में धार्मिक पर्यटन हमेशा से हिट रहा है और लगातार बढ़ रहा है। कोरोना के कारण धार्मिक पर्यटन पर 2 सालों के लिए असर जरूर पड़ा, लेकिन ये फिर से उत्साहजनक तरीके से आगे बढ़ने लगा है।
देव दिवाली की बात करें तो काशी की होटल इंडस्ट्री इस दौरान रोशन हुई। 12 लाख यात्रियों ने काशी में देव दिवाली मनाई। काशी में 1 लाख तक होटल का किराया पहुंचा तो 1.5 लाख तक लोगों ने नाव का किराया दिया। वैसे धार्मिक पर्यटन का हिस्सा देश के कुल पर्यटन का 60% से ज्यादा है, जिसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में 5000 से ज्यादा छोटे और बड़े धार्मिक महत्व के स्थान हैं। दक्षिण भारत के धार्मिक स्थान, मंदिर विशाल परिसरों और गजब का शिल्प लिए हुए हैं, तो उत्तर के तीर्थों का विकास आमतौर पर पवित्र नदियों के किनारे हुआ है। भारत ने दुनिया भर के सभी धर्मों को आकर्षित किया है और कई बड़े धर्मों की जननी भी रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने कुछ साल पहले इसलिए चरणबद्ध विकास योजना तैयार की। इसमें 53 धार्मिक स्थानों को वरीयता के आधार पर पहले फेज में विकसित किया जा रहा है। इसके बाद अगले फेज में 89 जगहों पर काम होगा। इसके मद्देनजर देश को 7 नए टूरिज्म सर्किट में बांटा गया है। तिरुपति की बात करें तो वेटिकन के बाद दुनिया का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल है। इससे देश की बेहतरीन हेरिटेज सिटी कहा जाता है। यहाँ का प्रसिद्ध तिरुमला वेंकटेश्वरा मंदिर पहाड़ियों पर बसा है। साल भर यहाँ करोड़ों लोग आते हैं। शिरडी हो या उज्जैन का महाकाल मंदिर, अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। दुनिया भर में धार्मिक पर्यटन ने संभावनाओं का इसी तरह का संसार सजाया है। उत्तर पूर्वी एशिया में धार्मिक पर्यटन ने हाल के वर्षों में 21% यानी करीब 90 लाख लोगों को रोजगार दिया। भारत में कुल रोजगार का 6.1% रोजगार धार्मिक पर्यटन क्षेत्र से आता है। चीन के आंकड़े बताते हैं कि वहां हर 10 में से 1 शख्स धार्मिक पर्यटन से जुड़ा है। भारत में कुल धार्मिक पर्यटन में करीब 25% हिस्सा विदेशी सैलानियों से आता है। धार्मिक पर्यटन की खास बात यह है कि ये लोगों के विश्वास और आस्था के साथ आध्यात्मिकता से भी जोड़ता है। भारतीय संस्कृति और धर्म की विविधता देखने की चाह में बड़े पैमाने पर विदेशी यहाँ खींचे चले आते हैं। ऐसे में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए इस पर तेजी से काम करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET नाउ स्वदेश। और इन्हीं संभावनाओं पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से धार्मिक पर्यटन की दशा और दिशा देश में बदल रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं। परिचय सबसे पहले उनका मैं आपसे करा दूं। डॉक्टर सुभाष गोयल हमारे साथ, चेयरमैन STIC ट्रैवल ग्रुप से, और साथ ही वो प्रेसिडेंट हैं कन्फेडरेशन ऑफ टूरिज्म प्रोफेशनल्स और ऑथर ऑफ पॉवर्टी एरिडेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू टूरिज्म। जी हाँ, बहुत अच्छा खासा अनुभव उनका, उनसे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं आदित्य अग्रवाल साहब, जो कि CFO हैं क्लियर ट्रिप से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जाहिर सी बात है कि जो ये तस्वीरें हमने दिखाई, जिस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको तमाम बातें बताई, उसमें सबसे बड़ा ये कि ये तस्वीर बदली कैसे है, किस तरह के बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से आज धार्मिक पर्यटन की दिशा में तमाम बातें हो रही हैं। और डॉक्टर गोयल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। जो भी आंकड़े हैं ये उत्साहजनक है। एक वक्त पर माना जाता था कि ये जो धार्मिक पर्यटन है, एक उम्र के बाद लोगों में इसके प्रति उत्साह आता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं यूथ हो या बाकी आयु वर्ग के सभी लोग ये बढ़ रहे हैं। क्या सबसे अहम बदलाव आप देख रहे हैं इस सेक्टर में, और किस तरह के उत्साहजनक आंकड़े आप तक पहुंच रहे हैं? हमने आज तक रिलीजियस टूरिज्म को एक्सप्लॉइट नहीं करा था, क्योंकि भारतवर्ष जो है ये 4 धर्मों का जन्म स्थान है। हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म। इस्लाम मिडिल ईस्ट में पैदा हुआ, बट जो स्पिरिचुअल साइड ऑफ इस्लाम है, सूफीज्म, जो हिंदुइज्म से भी इन्फ्लुएंस हुई थी, वो भी भारत में है। और ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट के वन ऑफ द 12 डिसाइपल्स सेंट थॉमस का चर्च भी चेन्नई में है, और ओनली मॉडर्न सेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी मदर टेरेसा का मेमोरियल कलकत्ते में है। तो आप देखिए, सऊदी अरेबिया में ऑयल के बाद सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज वो हज से कमाते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? और मैं बड़ी अच्छी बात है कि मोदी जी के आने के बाद काफी ये जो बदलाव हुआ है और प्रमोशन हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद गए हैं इतने, तो उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है। और धर्म स्थानों में सफाई भी बहुत हो गई है, और इससे फॉरेन टूरिस्ट और डोमेस्टिक टूरिस्ट को भी वहां जाने को फायदा मिल रहा है। और क्योंकि
भारतवर्ष जैसा कोई देश है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितनी नदियां हैं, जितने मंदिर हैं, जितने गुरुद्वारे हैं और जितनी यहाँ पर हेरिटेज प्लेसेस हैं, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से काफी मंदिरों के आसपास बनी हुई हैं। तो हमें अगर हम रिलीजियस टूरिज्म पे फोकस करें, डोमेस्टिक टूरिज्म तो है ही है, तो वो तो श्रद्धा की वजह से और हर आदमी अपनी श्रद्धा की वजह से जाता है। और इस टाइम क्योंकि मार्केटिंग अच्छी हुई है, हमारी रिलीजियस प्लेसेस की डेवलपमेंट भी बहुत हुआ है, तो डोमेस्टिक टूरिज्म तो जाहिर है। पर इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर हम इसको करें तो मैं गारंटी करता हूं कि आज जो 7% रिलीजियस टूरिज्म की आप बात कर रहे हैं, ये कम से कम 15 या 20% हो सकता है। और हमारे देश की पूरी फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट्स हैं वो रिलीजियस टूरिज्म से पूरी हो सकती हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्टर गोयल, और इस पहल कहाँ काम करने की आवश्यकता है। एक और खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, प्रदीप नारायण सिंह साहब, एग्जीक्यूटिव पार्टनर होटल प्रदीप ग्रुप से, और आप प्रोपराइटर हैं पैलेस ऑन गंगेज के, और इसके साथ ही जो होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है उसके सदस्य भी हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी। और चर्चा में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप बताएं कि जब मैं देव दिवाली के आंकड़े देख रहा हूं, 1-1 लाख तक होटल जो है लग्जरी रूम की बुकिंग हो जा रही है, और हम देख रहे हैं कि उससे जुड़ी हुई बाकी जो उद्योग हैं वो भी बड़े पैमाने पर फल फूल रहे हैं। शायद वो अगले 3-4 महीने में जिस तरह का कारोबार करना उन्हें चाहिए या पूरे सीजन में करना चाहिए, वो एक खास इवेंट में कर ले रहे हैं। तो आपने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की हैं इस बदलाव के तहत? मैं तो सुभाष भाई तो हमारे गार्जियन ही हैं, वेटरन हैं, वो ही हैं इस पैनल में। बट मैंने बनारस में ये रीड किया है कि देव दीपावली की वजह से जो जब से ये 2014 के बाद से और अच्छे ढंग से देव दीपावली मनाई जा रही है। इन फ्यूचर हम लोग ये सजेशन भी देना चाहते हैं कि इट विल बी नॉट अ वर्ल्ड, मतलब एक दिन का ये फंक्शन ना हो, बल्कि ये 3-4 दिन का फंक्शन हो। तो इससे बूम तो आया है। दूसरी चीज जो रिलीजियस टूरिज्म है वो बहुत अच्छा होगा। अगर मक्का मदीना हो सकता है, हज करने के लिए लोग जा सकते हैं, तो आने वाले समय में काशी भी रिलीजियस टूरिज्म का मक्का मदीना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए अयोध्या का विकास हो जाएगा, काशी है, प्रयागराज है, बाय रोड बाय एयर ये जुड़ जाएंगे, एंड बोध गया भी नजदीक है। तो ये वर्ल्ड में एक बड़ा रिलीजियस टूरिज्म का हब बन सकता है। और विविधता में एकता, यही तो हमारे भारत की विशेषता है। और फॉरेनर्स क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हम लोग तो 2004 में, सुभाष भैया जानते हैं, 2004, 5, 6, 7 ये हम लोग लगातार ITD जाते थे, WTM जाते थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होता था कि बनारस में इतनी ज्यादा गंदगी है।